नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने बोला था कि आज से हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको इसी टाइम पीरियड में या कम से कम टाइम पीरियड के अंदर जनरल साइंस के जो पार्ट हैं वो अपन टाइमली पूरा कर सकें। आपको पता है कि कांस्टेबल की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और पटवारी का और साथ ही साथ में रीट का भी जल्दी ही आयोजन होगा। तो उसके लिए हम पहले से ही अपनी प्रिपरेशन रखें। एग्ज़ाम डेट आने के बाद में हम कितनी तैयारी कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग वो तैयारी थोड़ा पहले करके रखें। इसीलिए अब अपन क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम लोग इस क्लास को प्रॉपर वे में स्टार्ट करें। साइंस के बारे में जितना रामकिशन जी मालव साहब, बहुत बहुत स्वागत। आप पहले व्यक्ति हैं जो इसको लाइव देखने वाले। तो मैं ये कह रहा था कि अपनी साइंस के बारे में लोगों के मन में एक होवा होता है कि साइंस कोई टफ सब्जेक्ट है, मुश्किल है, हमसे होगा या नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मानना है कि साइंस सबसे आसान विषय है, बस हमें ज़रूरत होती है थोड़ा सिस्टमेटिक चलने की। डीपी बिश्नोई, बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा इस चैनल पे। और भी अपने साथियों को जोड़िए ताकि अब हम जल्दी ही इस क्लास को स्टार्ट कर लें। और निश्चित रूप से आपको इस क्लास का फ़ायदा मिलेगा। और मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना विश्वास से ज़रूर कह सकता हूँ कि आज की क्लास के बाद में कम से कम आप ये नहीं कहेंगे कि साइंस एक मुश्किल सब्जेक्ट है। तो एक बार आप लोग जल्दी से अपने साथियों को इनवाइट कर लीजिए। बसंत अमरावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। खिमराज जी चारण, सांवरिया ट्रेडर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में और भी साथी जुड़ते रहेंगे। आज अपन लाइव क्लास फेसबुक पर अपना पहला दिन है। आप लोग इसमें और समर्थन कीजिए, अधिकांश लोगों को साथ जोड़िए, जिससे कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें अपन कंपटीशन बेस्ड ही पढ़ेंगे और अधिक से अधिक आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, विज्ञान के बारे में जो बात कही जाती है, विज्ञान एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। और छोटी क्लासों में 9th-10th क्लास के अंदर विज्ञान की जो परिभाषा दी जाती है वो ये कहा जाता है कि प्रकृति से प्रदत्त और क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। तो इसकी एक शर्त आती है कि ये क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर लेते रहेंगे तो हमारे लिए साइंस कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, हम अगर ऊट पटांग जाते हैं, एक एक चीज कहीं और से रैंडमली अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर हमारा इतना अच्छा सफल नहीं हो पाता विज्ञान का पढ़ना। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, क्रम वाइज चलते रहेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे आसान सब्जेक्ट है। विज्ञान को पढ़ा नहीं जाता, विज्ञान को एंजॉय किया जाता है। जैसे देखिए, बातें करते करते हमारी साइंस तैयार हो जाती है। अब अपन विज्ञान के बारे में बात करें कि जो हम जनरल साइंस पढ़ते हैं, उस जनरल साइंस के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें बड़ा पार्ट तो होता है जीव विज्ञान का, जिसको अपन बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी के अंदर 2 सब्जेक्ट और बन जाते हैं। एक तो होता है आपका जंतु विज्ञान, जिसको आप जूलॉजी बोलते हो, और दूसरा हो जाता है अपना वनस्पति विज्ञान, जिसको आप लोग बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी के बारे में, हम जंतुओं के बारे में, वनस्पति के बारे में, उनसे मिलने वाली चीजों के बारे में, भोजन के बारे में, या जंतुओं के शरीर के अंदर किस तरह से भोजन लिया जाता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, या कोई बीमारियां हैं, बीमारियां किससे हुई है, उसके बारे में टोटल डिटेल हम पढ़ेंगे। वो पार्ट हो जाएगा आपका बायोलॉजी का। इसके बाद में 2 मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसको विज्ञान के लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो
एक बेसिकली हमें ये समझना है कि ये रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है। ये जितना दिखाया जाता है उतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इनके दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक शब्द होता है रसायन और एक शब्द होता है भौतिक। आप एक मिनट के लिए विज्ञान भूल जाइए, आप सिर्फ इन दो शब्दों पे गौर कीजिएगा। एक शब्द है रसायन और दूसरा शब्द है भौतिक। अब रसायन और भौतिक का मतलब क्या है? मैं अगर आपसे ऐसा पूछना चाहूं रसायन क्या है, तो रसायन क्या है इसके अंदर आप कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि रसायन का क्या मतलब समझते हैं अपन, या भौतिक का क्या मतलब समझते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है, अपन एक मन में एक होवा सा होता है, डर सा होता है, रसायन का मतलब कोई खतरनाक वाले केमिकल होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होंगे, इस टाइप का एक डर सा होता है। जबकि अपने को रसायन के अंदर ऐसे कोई डरने की चीज नहीं है। हम जो सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन जो गैस है वो एक रसायन है। हम जो वापस सांस छोड़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक रसायन है। हम पानी पीते हैं वो पानी H2O, ये एक रसायन है। हम जो खाना खाते हैं वो रसायन है। तेल रसायन है, घी रसायन है, दूध रसायन है, दही रसायन है, कपड़े पहने हैं ये रसायन है, ये मार्कर, ये चश्मा, बोर्ड, इंक, जो भी आपको चीज दिखाई दे रही है, कोई परफ्यूम लगाया, खुशबू आ रही है, वो भी एक रसायन है। खाना पीना, इवन कि हम तो खुद रसायनों से ही बने हैं। हमारे दांत कैल्शियम से बने हुए हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या आपके दालें, कोई मांसाहारी हो तो उनके पास में मांस, अंडा, जो भी खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, ये सब चीजें, धूल के कण, जो भी तारे, आपके घर के अंदर जो भी पंखे ऐसी लगे हुए हैं, बल्ब है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो चाहे किसी की भी बनी हुई हो। कई चीजें ऐसी है जैसे हवा है, खुशबू है, बदबू है, ये आपको दिखाई नहीं देती है, ये भी रसायन है। यानी जो भी चीज बनी हुई है, ये जो दिखती है या महसूस होती है, वो सारे के सारे रसायन है। एक तो ये जिसको अपन केमिकल बोल देंगे इंग्लिश में। केमिकल नाम से जो एक डर सा लगता है कि केमिकल क्या होगा, कोई खतरनाक चीज होगी, नुकसानदायी चीज होगी, हम उसे छुएं कि नहीं छुएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ केमिकल नुकसान कर सकते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि केमिकल्स कोई डरावनी चीज है। हम खुद केमिकल से बने हुए हैं। अब फिर एक चीज और आती है कि फिर भौतिक के साथ अगर अपन कंपैरिजन करें रसायन को, तो रसायन है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, बताइए आप जल्दी से मुझे कमेंट करके कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। सामान्यतः आपका आंसर आएगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें आप शायद ये आंसर लिखेंगे ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अगर मैं आपसे पूछूं ठोस की कितनी अवस्थाएं हैं, या द्रव की कितनी अवस्थाएं हैं, या गैस की कितनी अवस्थाएं हैं, तब आपका आंसर क्या आएगा? वहां पे हम लोग खामोश हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी ठोस है या द्रव है या गैस है, उसकी खुद की 2 अवस्थाएं और होती है, और वो अवस्थाएं होती है उसकी रासायनिक अवस्था या फिर भौतिक अवस्था। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि रासायनिक या भौतिक ये चीज क्या है, ये चीज पदार्थों की अवस्थाएं हैं। चाहे पदार्थ ठोस हो, चाहे पदार्थ द्रव हो, चाहे पदार्थ गैस हो, ये पदार्थों की 2 अवस्थाएं हो जाती है। अब देखिए, अब फिर बड़ा सवाल ये रहता है कि हम कैसे पहचाने कि कोई अवस्था रासायनिक अवस्था है या वो भौतिक अवस्था है। तो उनको कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है इसको पहचानना। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम साइंस को बातें करते करते हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि जो साइंस का पार्ट है वो किचन से शुरू होता है और क्लासरूम तक आते आते खत्म हो जाता है। इतनी आसान है साइंस, हमारे आसपास बिखरी हुई है। बस आपका दृष्टिकोण थोड़ा उस तरह का होना चाहिए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या है। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, छू रहा हूँ, बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो महसूस कर रहा हूँ, वो है क्या, उसके पीछे क्या चीज है, अंदर की क्या चीज है, उसे समझने की कोशिश करोगे तो साइंस बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, जैसे हमने अभी बात करी थी कि ये रासायनिक अवस्था यानी कि केमिकल स्टेट और भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट,
ये क्या होती है, कैसे पहचाने कि कौन सी अवस्था रासायनिक है और कैसे पहचाने कि कौन सी अवस्था भौतिक है। सपोज कीजिए हम लोग, मैं ही आ गया आपके घर पे या अपन लोग मिलके किसी के घर पे चले, तो अगला जाकर के बिठाने के बाद में हमें पहला काम क्या करेगा, वो हमें बिठाने के बाद में कोई चाय पानी की बनवार करेगा। सिंपल सी बात है। अपना मारवाड़ी तो एक बहुत स्पेशल तहजीब है, एक संस्कृति है अपनी, कि कहीं भी जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो आप मान लीजिए ये एक कांच का गिलास है और पारदर्शी गिलास है, यानी इसके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसा मान लीजिए। और इसके अंदर कोई एक द्रव है जो हमारे सामने लाके टी टेबल पर रख दिया गया है। पर ध्यान रखें, अभी हमने उसको पिया नहीं है, सिर्फ हमारे सामने एक कांच का गिलास जिसमें आर पार दिखता हो, ऐसा एक गिलास हमारे सामने टी टेबल पे लाके रख दिया गया है। अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इस गिलास को देख करके क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इसके अंदर दूध है, चाय है, कॉफी है, पानी है, शरबत है, शिकंजी है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, क्या है इसके अंदर, क्या रखा हुआ? आपको पीना नहीं है, सिर्फ देख के आप पहचान लेंगे। अगर आप देख के पहचान लेते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर आपका चाय था, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर हमें चाय मिली है। देखिए मेरा पहला सवाल आपसे था, क्या हम इसको देख के पहचान लेंगे ये चाय है? तो बिल्कुल हम इसको देख के पहचान लेंगे। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप इसको देख करके या इस गिलास को आप छू करके उसको टच करिए और आप ये पता लगा लेंगे कि वो गर्म है या ठंडा है। पता लगा सकते हैं ना हम लोग कि ये चाय जो है वो गर्म है या ठंडी है। मान लेते हैं कि हम ये चाय जो थी वो गर्म थी, हमने हाथ लगाया या उसके अंदर से भाप निकल रही थी, हमने देख लिया है। पर ध्यान रखिए अभी हमने इस चाय को पिया नहीं है। मेरा पहला सवाल था आपको देख के पहचानना था, देखकर पहचानना, और दूसरा मेरा सवाल था आपको छूकर पहचानना, यानी कि आप पहले देख करके ये पता लगा चुके हैं कि इसके अंदर चाय है, दूसरा आपने उसको देख के या फिर छू के ये पता लगा लिया कि वो गर्म है या ठंडा है। अब मेरा तीसरा सवाल जो आता है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप मुझे इसको बिना पिए बिना छुए ये बता सकते हैं कि ये मीठा है, फीका है या कड़वा है या खट्टा है? कैसा इसका टेस्ट कैसा है? मान लीजिए हमने चाय ली थी तो ये चाय मीठी है या फीकी है, क्या आप उसको बिना पिए बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जब हम नहीं बता सकते तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि चाय मीठी है या फीकी है? तो हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा, हमें इसे चखना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले ये सब चखने की जगह टेस्ट लिखा, उसका कारण ये है कि सारे केमिकल को हम टेस्ट चख करके नहीं कर सकते, उसका कोई रासायनिक विधि से भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन चाय ले रहे हैं, इसलिए मान लीजिए हमने चख करके उसको टेस्ट किया, तो टेस्ट करके आपने मुझे बताया कि वो चाय फीकी है या मीठी है। तो उस टेस्ट करने से जो चीज पता चल रही है और छू करके और देख करके जो चीज पता चल रही है, बस यही आपके ये दोनों सब्जेक्ट के आंसर आ गए। अब यहां पर देखिए, टेस्ट करने से आपको ये पता चला कि वो मीठी है या नहीं है, इसका मतलब उसमें शक्कर डाली हुई है या नहीं है, ये पता चलेगा। तो देखिए जिस भौतिक अवस्था, उसको मानेंगे कि जिस अवस्था के बारे में हम देख करके या छू करके पता लगा लें, कोई भी पदार्थ हमारे सामने रखा हुआ है उसको हम देख करके या छू करके उसके बारे में पता लगा लें, वो उसकी भौतिक अवस्था होती है। दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ मैटर, ऑफ कंपाउंड। और वो पदार्थ किस किस से मिलके बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हमने चाय ली थी, तो चाय के अंदर आपने क्या क्या डाला होगा? आपने सबसे पहले पानी लिया होगा, फिर आपने दूध लिया होगा, फिर आपने शक्कर डाली होगी, आपने चाय की पत्ती डाली होगी, आपने कोई काली मिर्चें, इलायची, मसाला, ऐसा भी कुछ डाला होगा। ये सभी चीजें डाली है, इन सब चीजों से मिलके चाय बनी है, तब वो चाय है। तो देखिए पानी, दूध, शक्कर, चाय या मसाले के अंदर मान लीजिए मैं ले लेता हूं काली मिर्च, ये डाल दी, तो इन चीजों से मिलके बनी हुई चीज है। लेकिन आपका जो गिलास जिसमें जो चीज दिख रही थी वो पानी जैसा दिख रही थी? नहीं। वो दूध जैसा दिख रही थी? नहीं। वो शक्कर के दानों जैसा दिख रहा था? बिल्कुल नहीं। चाय की पत्ती जैसा दिख रहा था? बिल्कुल नहीं।
काली मिर्चें दिख रही थी? नहीं, एक नई चीज दिखी हमें। तो नई चीज जो दिखी वो एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद की चीज थी, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें ये चीजें मिली हुई थी, तब ये चाय बनी। तो हमने सिर्फ देख करके या उसको छू करके जिस चीज के बारे में पता लगाया कि ये चाय है, कॉफी है, दूध है, शरबत है, शिकंजी है, जो भी है व्हाटएवर, और वो गर्म है या ठंडा है, ये उस पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती है। और वो पदार्थ किस किस से मिलके बना हुआ है, ये जो हम पता लगा लेते हैं, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं, वो आपकी रासायनिक अवस्था है। अब इसके बारे में हम एक छोटी सी और कंडीशन डालते हैं इसके अंदर कि इनका सबका एक निश्चित अनुपात होता है, होना भी चाहिए। आप देखो, कोई भी पैकिंग फूड देख लो, आप चाहे बिस्किट देख लो, नमकीन देख लो, इवन की खुदा खैर करे ऐसा काम ना पड़े, लेकिन आप कोई टैबलेट देख लो, दवाई देख लो, उसके भी पीछे लिखा आएगा इंग्रेडिएंट्स या कॉम्पोजिशन, मतलब वो किस किस से मिलके बना हुआ है। और स्पेशली दवाइयों में, टैबलेट पे तो उसमें देखना कौन सी चीज कितने mg है, 10 mg है, 5 mg है, 500 mg है, 650 mg है, उसमें मात्रा भी दी हुई होगी। यानी कि हम ऊटपटांग नहीं मिला सकते, एक निश्चित अनुपात के साथ में ये चीजें मिली हुई होनी चाहिए। इसकी एक शर्त क्या है कि ये सारी चीजें निश्चित अनुपात में मिलनी चाहिए। एक फिक्स कॉम्पोजिशन का रेशियो होता है, उसी में ये चीज होनी चाहिए, तभी ये वो पर्टिकुलर चीज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हम तो अभी चाय पी रहे थे, बिल्कुल चाय पीना है अपने को, चाय पीते पीते विज्ञान पढ़नी है। देखो, पानी, दूध, अब मान लीजिए ये सारी चीजें मिलानी थी, हमें 1 कप चाय बनानी थी। सपोज कीजिए 1 कप चाय बनानी है, तो 1 कप चाय के लिए क्या हम 1 कप पानी डालेंगे, 1 कप दूध डालेंगे, 1 कप शक्कर डालेंगे, 1 कप चाय की पत्ती डालेंगे, क्या 1 कप ही काली मिर्च डाल देंगे? ऐसा डाल देंगे तो वो कुछ और हो सकता है, वो चाय तो नहीं हो सकती, क्योंकि चाय तो वो मानी जाएगी ना जिसे हम पी सकें। इसका मतलब ये बराबर बराबर अनुपात के अंदर तो नहीं ले सकते। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो फिर हम देखेंगे कि हमें 1 कप चाय बनानी है, तो हम आधा कप पानी लेंगे, आधा कप दूध डालेंगे, 1 टीस्पून हम शक्कर डालेंगे, आधा टीस्पून हम चाय की पत्ती डालेंगे, और चुटकी भर हम मसाला डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, तब हमारे लिए 1 कप चाय बनेगी। तो ये एक अनुपात हो गया। निश्चित अनुपात के अंदर अगर हम किसी चीज को मिलाएंगे और उनके मिलने से जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, एक परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के बाद जो चीजें बनेगी, उसको, उस अवस्था को हम लोग रासायनिक अवस्था मानेंगे। और इसमें जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कह देते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन से कुछ परिवर्तन में लौटना संभव होता है, लेकिन अधिकांश परिवर्तन में एक बार कोई पदार्थ बन गया, उससे आपको वापस पीछे आना संभव नहीं है। जैसे आपने चाय बना ली और चाय में से आप तो वापस जिद कर लो कि नहीं, मुझे तो इसमें से दूध को वापस अलग निकालना है, इसमें से शक्कर को भी निकालना है, पानी को निकालना है, इसमें से काली मिर्च मैं तो वापस निकालना चाहूं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक क्रिया करके नए पदार्थ के अंदर बदल चुका है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब उसको हम रासायनिक अवस्था की जगह क्या नाम दे देंगे? रासायनिक परिवर्तन। और जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम बोल देंगे भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, इनको भी बहुत सिंपल से एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। अब पानी लीजिए, अब पानी लिया, पानी आपके लोटे के अंदर है, पहले मान लीजिए मटके में था, तो मटके में कैसा था, उसका आकार कैसा था? मटके जैसा। उसमें से आपने एक लोटा भर के निकाल लिया, तो कैसा होगा? लोटे जैसा। उसको आपने मान लीजिए थाली में या परात में डाल दिया, तो वो कैसा आकार ले लेगा? थाली जैसा। और उसमें से वापस आपने मटके में डाल दिया, तो वो वापस कैसा हो जाएगा? मटके जैसा। इसके अंदर क्या कहीं पर भी ऐसा होता है क्या कि मटके के अंदर पानी का जो नॉर्मल टेस्ट है वो वैसा रहा, लोटा भरते ही वो मीठा हो गया, थाली में डालते ही वो खट्टा हो गया या कड़वा हो गया, और वापस मटके में डालते ही नॉर्मल हो गया? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी का सूत्र है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अनुपात के 1 के अंदर जो मिले हुए हैं, इसी अनुपात के अंदर ये मटके में था, इसी अनुपात के अंदर ये लोटे में आया, इसी अनुपात के अंदर ये थाली में गया, इसी अनुपात से वापस लोट मटके में चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें रासायनिक अवस्था में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं था, सिर्फ भौतिक में हुआ। और भौतिक मैंने आपको पहले ही समझा दी, दिख कैसा रहा है वो भौतिक है।
इसको आप दूसरे तरीके से और समझ सकते हो। आपने पानी को ठंडा किया तो वो बर्फ बन गया। अब बर्फ का, पानी का फॉर्मूला क्या था? H2O। तो बर्फ का फॉर्मूला भी क्या है? H2O। सिर्फ क्या बदला? दिख रहा है वो बदला है। जो आपको द्रव दिख रहा था वो ठोस दिखने लगा है। लेकिन आप उसको गर्म कर दीजिए, पानी को गर्म कर दोगे तो वो गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा, वो भी फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। अब उसकी भौतिक अवस्था फिर बदल गई, वो भाप है, अलग से दिख रही है आपको, पानी अलग दिख रहा था, बर्फ अलग दिख रहा था। लेकिन बर्फ का सूत्र भी H2O था, पानी का सूत्र भी H2O, गैस का जो भाप बन गई है उसका सूत्र भी H2O है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि पानी जो नॉर्मल टेस्ट था तो बर्फ का टेस्ट बदल गया हो या गैस का टेस्ट बदल गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो दिख रहा है सिर्फ वो बदला, और जो दिख रहा है वो बदला, इसका मतलब उसमें परिवर्तन कौन सा हुआ? भौतिक। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पानी था और उस 1 कप पानी था मान लीजिए, और उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाल दी, 1 चम्मच शक्कर डाल के घोल दिया। अब वो दिखने में आपको पानी जैसा द्रव ही दिख रहा है, 1 चम्मच शक्कर डाल दी, शक्कर घुल गई पूरी, उसके बाद भी आपको वो 1 गिलास लिया या कप लिया, आपको वो उतना ही दिख रहा है। तो इसके अंदर देखने में तो वो वैसा ही दिख रहा है, यानी भौतिक अवस्था जरूरी नहीं कि बदले। लेकिन पहले आपका पानी था, अब आपने उसमें शक्कर घोल दिया तो वो या तो शरबत हो गया या चाशनी बन गया है। अब वो पानी तो नहीं रहा, उसका टेस्ट बदल गया है, लेकिन भले ही वो दिख एक जैसा ही रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कोई न कोई रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब हम इसको ना तो पानी बोल रहे हैं और ना ही उसको शक्कर बोल रहे हैं, दोनों चीज भूल गई है। तीसरी चीज में हम या तो उसको शरबत बोलेंगे या हम उसको चाशनी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन पानी और शक्कर तो नहीं रहा। इसका मतलब एक नई चीज बन गई, एक नया पदार्थ बन गया। बस ये ध्यान दीजिए, यहीं से साइंस की परिभाषाएं शुरू हो जाती है कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ में एक नया पदार्थ बनाने का गुण आ जाता है। और आप लोगों ने हिंदी भी आपके कोर्स में है शायद, पटवारी वालों के तो हिंदी भी कोर्स में है और रीट वालों के भी है। हिंदी के अंदर एक शब्द आता है क्रिया, एक शब्द आता है क्रिया। तो आप देखो, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है किसी पदार्थ में, अपन ऐसा मान ले कोई एक पदार्थ था या अणु था, परमाणु था, कोई भी क्रिया करने वाले को हम क्रियाकारक शब्द ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है, क्रियाकारक। तो क्रियाकारक में रासायनिक परिवर्तन हुआ और उससे नया पदार्थ बना, तो नया पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई काम तो हो रहा है, और काम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिया। तो उसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। ये सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी। अब आप खुद इसकी परिभाषा बना सकते हो, मैंने जो फ्लो चार्ट दिखाया उसी के अकॉर्डिंग, कि किसी क्रियाकारक में रासायनिक परिवर्तन द्वारा नया पदार्थ बनाने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसी टाइप से बहुत सिंपल सिंपल सी साइंस है, सिंपल सिंपल सी परिभाषाएं हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, हमारे आसपास में कहां है, हम उसको कैसे डील करें। ये जिस दिन अपने को आ जाएगा उस दिन साइंस आपको बहुत बहुत आसान लगेगी, बहुत टिप्स पे आ जाएगी। साइंस के क्वेश्चन आप खुद टिप्स पे करने लग जाएंगे, आप खुद समझाने लग जाएंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि साइंस पढ़ते टाइम व्यक्ति को पढ़ा हुआ होना भी जरूरी नहीं है, जबकि सब्जेक्ट देते टाइम कहते हैं 10वीं पास होने के बाद अपन सब्जेक्ट अलग करते हैं, जबकि साइंस के लिए तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। आप किसी अनपढ़ आदमी को बिठा दो, ये जो भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं मैंने आपको समझाई है ये कोई भी समझा सकता है, कोई भी बता सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहेंगे तो हम उसके अंदर बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसी टाइप से अब मैं इसमें आगे की बात करूं, एक छोटा सा टॉपिक अपन आगे का ले लेते हैं। एक टॉपिक अपने कोर्स के अंदर है परमाणु तथा अणु। परमाणु तथा अणु। तो देखिए, अणु पे अपन बाद में आएंगे, पहले परमाणु, एटम। कोई इंग्लिश मीडियम वाले भी हो तो आप मुझे बताइए, वेब कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए इंग्लिश मीडियम, ताकि अपन उसको भी साथ में इंक्लूड कर सकें। अंग्रेज जो है एक बार बता देना कि हाँ आप इंग्लिश मीडियम से हैं। देखिए, एटम क्या है, परमाणु। आप परिभाषाओं पे जाते हो तो एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था, उनका नाम था डाल्टन।
अब डाल्टन ने अविभाज्य कण कहा, सूक्ष्मतम कण कहा, लेकिन कई बार ऐसा लगता है साइंस की परिभाषाएं जब हम पढ़ते हैं होता क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप एक कागज को लीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पेपर को फाड़िए, आप हाथ से फाड़ रहे हैं, पहले पेपर के 2 टुकड़े किए, छोटा हुआ और छोटा हुआ, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको हाथ से पेपर नहीं फटेगा। उस स्थिति में आप कैंची ले लीजिए, कैंची से आप उसको काटने की कोशिश करिए। जब कैंची से भी एक स्थिति ऐसी आएगी कि पेपर नहीं कटेगा, तब आप एक ब्लेड ले लीजिए या सीजरिंग ब्लेड ले लीजिए अच्छी क्वालिटी वाली, जिसमें आप एक स्थिति उस ब्लेड से भी ऐसी आ जाएगी कि अब आगे नहीं कट रहा है। जब पीक पॉइंट आ जाए, जब आपको लग जाए कि अब ये आगे टुकड़े नहीं हो सकते, अब ये आगे छोटा नहीं हो सकता, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, कोई बड़ा रेत का कण ले लो, एक बड़ा सा ढेला, जिसको अपन क्या बोलते हैं मारवाड़ में ढगला बोलते हैं, ढगला बड़ा सा लंप्स, तो उस लंप्स को, एक ढगले को ले लीजिए, बड़ा है तो वो एक बड़ा कण हो गया, छोटा कर लो, छोटा कर लो और छोटा कर लो। जैसे चौक ले लो, चौक का टुकड़ा ले लो, बहुत छोटा सा डस्ट का जो पार्टिकल, जिसको आपको लगता है ये और आगे छोटा नहीं हो सकता, उस छोटे से छोटे, सबसे छोटे के लिए हिंदी के लिए अपन एक शब्द काम में ले सकते हैं, सूक्ष्मतम कण, यानी सबसे छोटा कण। अगर सूक्ष्मतम में भी कहीं अपने को समझने में दिक्कत आ रही है टिपिकल वर्ड में, तो सबसे छोटा कण, बस यही परमाणु होता है, इसी सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखिए, कुछ किताबों में एक बात ऐसी लिखी हुई आती है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिए कि सारी जगहों पर कुछ चीजें सही नहीं होती है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तभी तो वो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा। इस किताबों की जो गलती है ना, जब हम लोग इस लेवल पे पढ़ते हैं तब हमें हो सकता है ये पता नहीं चले कि सही क्या है, लेकिन हमें इतना तो पता चल जाता है ये सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये सबसे छोटा कण है परमाणु, और परिभाषाएं ऐसा कहती है कि इसके बीच में नाभिक होता है और इसके बाहर ये कक्षाएं होती है। ये जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं। एक तो होता है आपका, हालांकि खूब सारे कण होते हैं पर बेसिकली बड़े कण 2 होते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के अंदर आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक नहीं होते, खूब सारे होते हैं, अलग अलग तत्वों के अंदर अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के जितने भी परमाणु होंगे उनमें सब में सब अलग अलग होंगे। अब आप खुद सोचिए, हम एक बार तो इसको कह रहे हैं सबसे छोटा, परमाणु की परिभाषा ये कह रही है कि वो सबसे छोटा कण है, और दूसरा हम कह रहे हैं कि उस परमाणु के अंदर, जिनके लिए अपन एक शब्द काम में लेते हैं अपरमाण्विक कण, इंट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। अब अपरमाण्विक कणों में ये चीजें आती है, आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ऐसे खूब सारे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे कण हैं जो परमाणु के अंदर रहते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं अपरमाण्विक कणों के बारे में कि जिन कणों से मिलकर परमाणु बनता है, या यूं कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कणों को हम अपरमाण्विक कण कहते हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे यह था, किताबों में ऐसा लिखा हुआ था कि यह सबसे छोटा कण है, और दूसरा ये भी कहते हैं इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब आप खुद सोचिए, ये जो अपरमाण्विक कण है जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, खूब सारे कण है, वो सारे कण परमाणु के अंदर रहते हैं। तो आप बताइए छोटा कौन हुआ? ये जिसके अंदर कण रह रहे हैं वो बड़ा है, या जो कण अंदर है वो बड़े हैं? नेचुरल बात है कि परमाणु बड़ा होगा, ये अपरमाण्विक कण उसके अंदर है तो वो छोटे होंगे। कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो एटम से या परमाणु से ये अपरमाण्विक कण है वो छोटे हैं, क्योंकि ये खूब सारी संख्या में उसके अंदर है। अब फिर सवाल ये आता है कि भाई आप ये छोटे हैं तो फिर आपने इसी को क्यों सूक्ष्मतम कण कहा? उसका कारण यह है कि ये अपरमाण्विक कण किसी परमाणु के अंदर ही संभव है, उनको बाहर निकाल के रखना, उनका स्वतंत्र अस्तित्व देखना संभव नहीं है। जैसे आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन देखिए, देखना तो क्या, आप उसको फील करिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, बिजली का झटका लगता है, करंट आता है हमारे, और हल्का सा करंट आता है, तो करंट आने का मतलब क्या है? वो बता रहा है कि वहां इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपसे कोई कह दे कि इस तार है, इसके अंदर वायर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई आ रही है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के रख दो, क्या पॉसिबल है? क्या एक प्रोटॉन बाहर निकाल के रख दो, एक न्यूट्रॉन बाहर निकाल के रख दो? संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोजीटॉन, न्यूट्रिनो, इस टाइप के जो अपरमाणविक कण है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। लेकिन परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगर आप यही कह रहे हो, किताबें ऐसा कह रही है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और कुछ लोग इनको रटी रटाई भाषाएं जैसी किताब में लिखी हुई है, आप खुद उसको पढ़ लोगे, ऐसा मान लोगे। साइंस यही तो कहती है, आप जो कहा जा रहा है उसको वैसा मत मानिए, आप खुद प्रूव करिए ना। इसमें मैंने खुद ने सोचा ऐसा और मुझे लगा ये गलत है, मैं आपको बोल रहा हूं ये गलत है, और कुछ अच्छी किताबों में मैंने देखा भी ऐसा मिला। तो आप खुद सोचिए कि जो बात कही जा रही है या जो बात हम जैसे लोग जो पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ किताब की कॉपी कर रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि अब परमाणु को भी आप कह रहे हो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और सबसे छोटा कण है, और आप इन अपरमाणविक कणों को भी कहते हैं कि ये सबसे छोटे कण है और इनका भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तब तो फिर आपके परमाणु से छोटे ये हो गए ना भाई, ये छोटे हो गए, इसके अंदर है इसलिए ये छोटे हो गए, और स्वतंत्र अस्तित्व इनका भी नहीं है। तो फिर परमाणु को अपरमाणविक कणों से हम अलग कैसे करेंगे? तभी तो करेंगे कि भाई परमाणु वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आप इस परिभाषा में थोड़ा चेंज करिए। डाल्टन ने जो कहा था ये सूक्ष्मतम कण है या सबसे छोटा कण है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की एक शर्त और डालिए साथ में कि परमाणु वह सबसे छोटा कण होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये ध्यान रखिए, यहां पर अपने को ये चीज माननी है। दूसरी चीज, अब आप इसमें आज एक चीज नोट कर लीजिए कि परमाणु के अंदर जो सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, वो नाभिक होता है, और उसके बाहर जो होती है ये वाली, ये नाभिक है। नाभिक हमेशा प्रोटॉन होता है अंदर, इसलिए प्लस होता है, और इसके बाहर जो ये गोल गोल लाइनें दिख रही है ये एक्चुअल में कक्षाएं हैं, जिनको अपन कक्षा भी बोल सकते हैं और कोष भी बोल सकते हैं। तो कक्षा या कोष, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए, मोस्टली हम 3 कण पढ़ते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर है, यहां बीच में सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन यहां कक्षाओं में है। तो एक सवाल कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा है, अच्छे एग्जाम में पूछा है कि गतिशील कण कौन सा है? तो गतिशील कण सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, और नाभिक के अंदर कुछ कण और भी होते हैं, प्रोजीटॉन, न्यूट्रिनो, इस टाइप के, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आप देखिए, आज की जो अपनी क्लास है उसमें आज अपन इंट्रोडक्शन तक रखेंगे। इसके बाद आगे की जो डिटेल से क्लासें हैं वो अपनी कल भी होगी, रेगुलर चलेगी अब तो ये क्लासें, और इसके बारे में टाइम को लेकर के जो 1-2 दिन का शेड्यूल बन जाता है तब तक मैं आपको पहले पोस्ट करके इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये चीज है। और इसके बाद में अब आपको थोड़ी सी एक जिम्मेदारी ये उठानी है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक पहुंचे। और YouTube के अंदर अपना चैनल है राज रसायन नाम से, राज रसायन YouTube चैनल भी है, और साथ ही साथ अपना ये टेलीग्राम चैनल भी है। तो इन सब जो अपन ने पढ़ा है इसके बारे में कुछ नोट्स और इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। देखिए, क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि राजेंद्र सिंह के ही कॉपीराइट है। क्वेश्चन आपको जहां से भी मिलते हैं, अलग अलग बुक्स से मिलते हैं। मुझे भी अगर कहीं कोई बुक्स मिलेगी, मान लीजिए मुझे लक्ष्य की बुक मिलती है, दक्ष की मिलती है, फर्स्ट रैंक की मिलती है, किसी की भी मिलो ना, अपने को पढ़ना है, ल्यूसेंट की मिलती है, किसी की भी मिले, हमें तो पढ़ना है, क्वेश्चन उठाना है। मैं भी कोशिश करूंगा उसमें देने की, आप लोग भी पढ़िए। तो जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो भी राज रसायन, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है राज रसायन। और आप लोग भी यूट्यूब के चैनल को आप थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हालांकि ऐसी चीजें या इस टाइप का प्रचार करने में थोड़ा विश्वास कम रखता हूं, मेरा कॉन्शियस थोड़ा अलाउ कम करता है, लेकिन फिर भी कल मैंने YouTube पे लाइव की कोशिश करी थी, बट YouTube में 1000 सब्सक्राइबर की एक आवश्यक शर्त डाल दी थी कि उसके बाद ही आपकी लाइव क्लास संभव हो सकती है। तो उस 1000 के आंकड़े को छूने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत होगी। बाकी मैं इन चीजों में थोड़ा विश्वास कम करता हूं, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो ये चीजें आगे तक लेके चलेंगे अपन लोग। तो YouTube पे आप लोग राज रसायन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में लिखा है, आप सर्च कीजिए। एजुकेशन का राज रसायन नाम से ये एक ही चैनल है,
बाकी आपको ये रसायन वटीर इस टाइप के कोई केमिकल और दवाइयों के भले ही मिलो, लेकिन एजुकेशन में यही चैनल है और स्टार्टिंग में टॉप 3 में आपको ये मिल जाएगा। इसको एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें राज रसायन नाम से, ताकि हम लोग इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट में आपको वहां पे देता रहूंगा। आपके और भी क्वेश्चन है आप कमेंट करते रहिएगा या टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा, या इन नंबर पे आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि अपन एक कंपटीशन का ग्रुप बना लेंगे 9413650382। इस पर आप व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिर आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं इसका एक ग्रुप बना दूंगा। हालांकि टेलीग्राम पे मैं आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम देता रहूंगा, जिसमें आपको इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होगी। फिर भी मेरी आखिरी बार एक बार और आपसे गुजारिश है कि आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग लाइव क्लास YouTube पे भी ला सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।